साथियों नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आपका विनोद क्लासेस में आज स्वागत है। आज हम आपको एनसीईआरटी क्लास 6 के चैप्टर 8 भारत की जलवायु, वनस्पति एवं वन्य प्राणी का अध्ययन कराएंगे। साथियों, उम्मीद करता हूं आप सब लोगों ने पिछले वीडियोस देखे होंगे और अपनी जो तैयारी है उसे निरंतर कर रहे हैं। साथियों, अभी हम क्लास 6 का अध्ययन कर रहे हैं, फिर हम कल से जो है क्लास 7 के वीडियोज़ हम अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप जो ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी है उनका आप अच्छे से अध्ययन करें। और थोड़ा समय आपको लग सकता है, लेकिन आप यकीन मानिए कि जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे और आप एनसीईआरटी की बुक्स का अच्छे से अध्ययन कर लेंगे तो आपको ज्योग्राफी में कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। साथियों, इसी के साथ हम आज के जो चैप्टर है उसकी शुरुआत करते हैं। तो आज का चैप्टर जो है हमारा क्लाइमेट, इसके हम समझेंगे इसके बारे में। तो क्लाइमेट को समझने से पहले हम एक शब्द है हमारा मौसम, इसको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। साथियों, मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? आपने काफ़ी बार सुना होगा कि आज का मौसम हमारा ठंडा है, फिर आप अगले दिन बोलेंगे आज मौसम बहुत गर्म हो रहा है। आज मौसम ये बोलेंगे आज बरसात हो रही है, आज हवाएं बहुत तेज़ चल रही हैं। तो इस प्रकार से मौसम जो होता है, वेदर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये आपका डे टू डे चेंजेस होता है। साथियों, मौसम में आपका दिन प्रतिदिन चेंजेस होते हैं। वहीं जो जलवायु है जिसको क्लाइमेट कहते हैं, जलवायु में दिन प्रतिदिन चेंजेस नहीं होते हैं। किसी क्षेत्र की जलवायु उस क्षेत्र के एक लंबे समय का लिए हो मौसम का औसत होता है, इसलिए इसके अंदर जो है इस तरीके के परिवर्तन डे टू डे नहीं होते हैं। साथियों, ये इसके अंदर एक बहुत इम्पोर्टेंट डिफरेंस है जो हमें पता होना चाहिए। क्योंकि भारत के प्रमुख मौसमों के बारे में अब हम जानेंगे कि भारत के अंदर जो है 4 प्रमुख मौसम में डिवाइड किया गया है। जो सीजन है हमारे मौसम के जो कारक हैं, किस आधार पे जो है इन्हें डिवाइड किया गया है। मौसम के जो कारकों में जो सबसे इम्पोर्टेंट कारक है साथियों, वो हमारे टेम्परेचर और वर्षा, ये हमारे दो इम्पोर्टेंट फैक्टर होते हैं जो सीजन्स को प्रभावित करते हैं। साथियों, जो भारत के प्रमुख मौसम है हम उसके बारे में आए तो देखिए, एक विंटर सीजन है, एक समर सीजन है, आपका रेनी सीजन है, और जो आपका ऑटोनम सीजन या इसको हिंदी में बोलते हैं शरद। ये आपकी 4 प्रमुख ऋतुएं हैं। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि मानसून हमारे यहाँ जून से मानसून स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून से बरसात होती है हमारे यहाँ। ये देखिए, ये आपका दक्षिण पश्चिम मानसून है। इससे भारत में बरसात दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है जो जून से स्टार्ट हो जाती है। जो गर्मी का मौसम है इसे जो है सीजन को प्री मानसून के रूप में समझ सकते हैं हम, ये प्री मानसून कंडीशन होती है। वहीं जो आपका जो शरद है, जो ऑटोनम जिसको बोलते हैं, ये आपका पोस्ट मानसून का समय होता है, मतलब मानसून के बाद वाली स्थिति। अब हम शीत ऋतु के बारे में समझते हैं। जो हमारा विंटर सीजन है उसके बारे में हम समझते हैं। सर, विंटर सीजन जो है, जैसे कि समय को अगर देखें हम तो दिसंबर से जो फरवरी तक का जो समय है वो विंटर सीजन होता है। यहाँ ठंड क्यों पड़ती है विंटर सीजन में, मतलब इसका क्या कारण है? तो जैसे हमने पिछली कक्षा में अध्ययन किया था कि जो सूर्य की सीधी किरणें पृथ्वी के स्थलों पर पड़ती है, उसी के अकॉर्डिंग जो है सर्दी और गर्मी का फर्क पड़ता है। तो ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती हैं। वहीं अगर हम जो है समर सीजन की बात करें तो यहाँ इस मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती है, इसीलिए यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है, औसत तापमान, और शीत ऋतु में जो है आपका टेम्परेचर कम होता है। साथियों, पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि जो ऋतुओं में जो परिवर्तन होता है, जो सीजन्स में जो चेंजेस होते हैं, उसका मुख्य कारण है कि जो हमारी अर्थ है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इसके कारण जो है ऋतुओं में जो मुख्य परिवर्तन इस कारण से होता है हमारा।
जब सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ती है तो ग्रीष्म अयनांत होता है। वहीं जब मकर रेखा पर सूर्य की किरण सीधी पड़ती है तो आपका शीत अयनांत होता है। और जब इक्वेटर पे सीधी किरणें पड़ती हैं तब आपका जो है साथियों, आपका जो है विषुव होता है, इक्विनॉक्स का समय होता है। तो हम समझ पाए हैं कि तापमान के कारण जो शीत ऋतु और गर्म ऋतु में जो है अंतर होता है। अब हम तीसरी ऋतु पे आते हैं, जो हमारा रेनी सीजन जो होता है। साथियों, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है शुरुआत में कि हमारा जो रेनी सीजन बोले या हमारा दक्षिण पश्चिमी मानसून का समय, दोनों हमारे एक चीज़ होता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो वर्षा होती है वो हमारे यहाँ दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। हम इन चीज़ों के बारे में डिटेल से हम अगले क्लासेज में जो चैप्टर आएंगे उसमें आपको बताएंगे। अभी आप इतना ज़रूर ध्यान रखें कि हमारे यहाँ दक्षिणी पश्चिम मानसून बोलें या हम वर्षा का मौसम बोलें, दोनों हमारा एक ही चीज़ है। और जो हमारे यहाँ दक्षिणी पश्चिम मानसून जो होता है, ये देखिए साथियों, ये जो इंडिया में जो ये हमारा हिंद महासागर, जैसे कि हमने पहले बताया था आपको, इधर से जब हवाएं चलती हैं तो वो अपने साथ समुद्र से आर्द्रता लेके चलती है। और ये देखिए, ये इधर आके दो भागों में विभाजित हो जाती है, एक अपने अरब सागरी शाखा हो जाती है, वहीं दूसरी जो है अपनी बंगाली खाड़ी की शाखा हो जाती है साथियों। ये हमारी जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो हमारे दो शाखाओं में विभक्त हो जाता है और इन्हीं दो शाखाओं से जो है भारत में बरसात होती है। तो इस चीज़ के बारे में डिटेल में हम आगे से पढ़ेंगे अभी आगे। एक हमारी चौथी ऋतु होती है शरद ऋतु, या जिसे बोलते हैं हम पोस्ट मानसून। जब हमारा मानसून का समय ख़त्म हो जाता है, हमारा बरसात का समय ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद में जो ऋतु आती है वो हमारा, उसे मानसून के लौटने का समय भी कहते हैं साथियों, रिट्रीट ऑफ मानसून। जो मानसून जो हमारा पहले आ रहा था दक्षिणी पश्चिम मानसून, वो जब वापस लौटना स्टार्ट कर देता है, अर्थात मानसून के लौटने का मतलब है मानसून जो धीरे धीरे कमज़ोर होने लग जाता है, तो उसे ही हम रिट्रीट ऑफ मानसून कहते हैं। साथियों, जो हमारा दक्षिणी पश्चिम मानसून है, वर्षा जब आती है हमारे, तो उस टाइम जो है हाई प्रेशर, समुद्री भाग पर हाई प्रेशर होता है और स्थल भाग पर लो प्रेशर होता है, इसलिए हवाएं हाई प्रेशर। और आपको हमने पिछली क्लास में बताया था कि ये कंसेप्ट आपके हमेशा बहुत काम आएगा कि हवाएं जो हमारी विंड है वो हमेशा हमारे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। ये फैक्ट आपको हमेशा याद रखना है कि हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। अब और ये चीज़ हम डिटेल से बताएंगे कि उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब से किस प्रकार से ये चेंजेस होते हैं। लेकिन दक्षिण पश्चिम मानसून समय जो हाई प्रेशर हमारा समुद्र पे रहता है और स्थल पे हमारा लो प्रेशर रहता है, जिसके कारण से हवाएं जब समुद्र से स्थल की ओर चलेंगी तो ये अपने साथ आर्द्रता लेके जाती है और जो आगे पर्वत श्रृंखलाएँ हैं उनसे टकरा कर जो है बरसात करती है। वहीं जब मानसून के वापस लौटती हैं तो ये स्थल भाग पर हाई प्रेशर होता है और स्थल भाग से जब हवाएं चलती हैं वापस लौटना स्टार्ट करती हैं तो वो शुष्क होती हैं, ड्राई होती हैं। और लौटने के बाद में जब ये बंगाली खाड़ी से होते हुए लौटती हैं तो ये अपने साथ कुछ आर्द्रता लेके आती है, जिसके कारण से तमिलनाडु का जो तट है, तमिलनाडु के उधर कोरोमंडल तट है, वहाँ पर जो है अपने बरसात होती है साथियों। मानसून के जो लौटने का समय है, मानसून के लौटने का जो मौसम है उसे शरद ऋतु कहते हैं, ये हमने आपको बताया। ये देखिए साथियों, जलवायु जो हमारा क्लाइमेट है, इसमें बताया गया है कि अनेक वर्षों में जो मापा गया जो वेदर है उसका जो एवरेज होता है वो आपका क्लाइमेट होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल याद हो साथियों। जैसे मैंने बताया, भारत की जलवायु जो है उसे मानसूनी जलवायु कहा जाता है। तो जो मानसूनी जलवायु में जो मानसून शब्द है ये अरबी भाषा के मौसम शब्द से लिया गया है और इसका तात्पर्य है कि यहाँ ऋतुओं में परिवर्तन है, या हमारे जो मौसम के अनुसार हमारे हवाओं में परिवर्तन से जो है इसके ऋतु में परिवर्तन हो जाता है। बात जलवायु, क्लाइमेट, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं कि किसी स्थान की जलवायु कैसी होगी, तो उसके कारक जो है हमारे कौन कौन से हैं उसके बारे में हम अब अध्ययन करते हैं साथियों।
देखिए किसी स्थान की जलवायु जो क्लाइमेट है वो उसकी स्थिति, उसकी ऊंचाई, समुद्र से दूरी और उच्चावच जो रिलीफ है इसके ऊपर निर्भर करता है। एग्जामों में पूछा जाता है कि किसी स्थान की जलवायु निम्न में से किस कारक पर निर्भर नहीं करती है, ऐसा सवाल आ सकता है। किन किन पर निर्भर करती है ये सवाल आता है, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से कारक है जिनसे जलवायु प्रभावित होती है। साथियों जलवायु के जो महत्वपूर्ण कारक थे, जैसे हमने आपको बताया था कि तापमान, वर्षा जो है ये इसके महत्वपूर्ण कारक हैं। स्थिति, आपको पता है कि अक्षांश सूर्य की जो किरणें हैं वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सीधी हमारी पड़ती है। दोलन जो है सूर्य की सीधी किरणों का वो कर्क और मकर रेखा के बीच में होता है। इसलिए जो विषुवत वृत्त है उस पर हमारे सामान्यतः औसत वार्षिक तापमान ज़्यादा होता है, और जब हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो तापमान में कमी होती है। तो यदि कोई स्थान हमारा जो है विषुवत रेखा से जितना दूर है उत्तरी या दक्षिणी उसमें, तो वहाँ आपका टेम्परेचर आपका कम पाया जाएगा। साथियों ये आपको पता हो तो इसका मतलब है कि वहाँ जो आपकी ठंडी स्थिति रहेगी, ठंडी जलवायु पाई जाएगी। वहीं ऊंचाई के बारे में आपको बताते हैं कि जैसे जैसे स्थल से ऊपर की ओर जाते हैं तो वैसे वैसे जो है तापमान में कमी आती है। इसलिए स्थलीय सीमा के पास वाले भाग का तापमान और जो ऊपर जाते हैं वहाँ के तापमान में अंतर होता है। कोई पर्वत श्रेणी है उसके जब ऊंचाई पे जाते हैं तो वहाँ तापमान कम होता है, वहाँ ठंडा होता है, जबकि धरातल पर जो है वो अपने उस तापमान के सापेक्ष में जो है वो ज़्यादा होगा। वहीं समुद्र से दूरी का भी स्थान की जलवायु पर प्रभाव पड़ता है। साथियों आपको पता है कि जो हमारे समुद्री तट पर जो शहर बसे हुए हैं वहाँ ना तो ज़्यादा सर्दी पड़ती है ना ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जबकि हम अगर अंदर की बात करें तो वहाँ पर जो है सर्दी और गर्मी में काफ़ी अंतर पाया जाता है। इसका कारण जो है हमारी स्थल और जल का जो है गर्म और ठंडा होने की दर है उसके ऊपर निर्भर करता है। स्थल जो है जल्दी गर्म हो जाते हैं, जल्दी ठंडा हो जाते हैं, जबकि जो जल है वो आपका ठंडा और गर्म होने में थोड़ा टाइम लेता है। साथियों वहीं हम उच्चावच की बात करें तो हमने बताया आपको कि जो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो वह तापमान कम होता रहता है। तो साथियों ये हमारे कारक हैं जिनसे हमारी जलवायु जो है वो प्रभावित होती है। इसलिए आप देख सकते हैं कि भारत में जो है विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के जो मौसम है उनका महसूस किया जाता है। अलग अलग जगह अलग अलग स्थितियाँ पाई जाती हैं। हमारे जो जम्मू कश्मीर में जैसे कारगिल है वहाँ पे बहुत बर्फीली ठंड भी पाई जाती है। मरुस्थल है हमारे, वहाँ भयंकर गर्मी भी पड़ती है। और इसी के साथ जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पर जलवायु ना तो अधिक गर्म होता है वहाँ, ना अधिक ठंडा होता है। तो ये हमें एक पॉइंट है कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मासिनराम में होती है। ये आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जनरली कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो वो है आपका मेघालय में मासिनराम। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अब हम प्राकृतिक वनस्पति नेचुरल वेजिटेशन पे आते हैं। तो आपने आपके चारों तरफ विभिन्न प्रकार के पेड़ देखे होंगे, आपने लगाए भी होंगे कुछ पेड़ हैं, और कुछ आपने जंगलों में भी देखे होंगे। तो साथियों प्राकृतिक वनस्पति हम जब बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन और नॉर्मली जो पेड़ हम लगाते हैं उनमें डिफरेंसेस है दोस्तों। देखिए नेचुरल वेजिटेशन किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो ये देखिए घास झाड़ी या पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। अर्थात मानवीय हस्तक्षेप के बिना किसी इंटरवेंशन के जो घास झाड़ी और पौधे जो उगते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति नेचुरल वेजिटेशन कहा जाता है। अर्थात इसके अंदर वो सम्मिलित नहीं होंगे जिन्हें हम अपने हाथों से लगाते हैं उन पेड़ों को, वो प्राकृतिक वनस्पति का पार्ट नहीं है। साथियों प्राकृतिक वनस्पति का पार्ट वो घास झाड़ी तथा पौधे होते हैं जो बिना मनुष्य की सहायता को उपजते हैं। अर्थात उसमें जो है मानव किसी भी प्रकार की कोई भूमिका का सीधे तौर पर कोई भूमिका अदा नहीं कर रहा है, बिना मनुष्य के इंटरवेंशन के उपजते हैं, उन्हें ही नेचुरल वेजिटेशन कहा जाता है। ये आपको पता होना चाहिए।
जलवायु हमारी वनस्पतियों के बारे में अगर हम जब अध्ययन करते हैं तो हमारी वनस्पतियाँ जो है जलवायु से बहुत प्रभावित होती है। जहाँ जैसी जलवायु पाई जाती है उसके अकॉर्डिंग वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, और जलवायु में भिन्नता होगी तो वनस्पतियों में भी भिन्नता पाई जाती है साथियों। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कारक जो है आपका बरसात है, पानी की मात्रा। भारत की वनस्पतियों की बात करें, भारत की वनस्पतियों में जो है उनको 5 भागों में बांटा गया। एक है आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, सेकंड है आपका उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, थर्ड है आपका कटीली झाड़ियाँ, फोर्थ है आपका पर्वतीय वनस्पति, और फिफ्थ है आपका मैंग्रोव वन। तो साथियों हमें पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ जो है 5 प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है। अब हम जो है एक एक वनस्पतियों के बारे में डिटेल से देखते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। साथियों सदाबहार वन जो है वो इसी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का ही दूसरा नाम जो है वो सदाबहार वन होते हैं। जैसे कि आप नाम से ही समझ पा रहे हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, सदाबहार वन है। यहाँ जो है ये वनस्पति उस क्षेत्र में पाई जाएगी जहाँ वर्षा बहुत अधिक होती है, और ये इतने घने होते हैं साथियों कि सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी के धरातल तक भी नहीं पहुँच पाता है। और इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण ये है कि ये इतने घने होते हैं कि सूर्य की किरणों को ये रोक लेते हैं। सदाबहार वन, हम इन्हें सदाबहार वन भी कहा जाता है। साथियों भारत में सदाबहार वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं इसका हमें पता होना चाहिए। ये पूछ लिया जाता है, जहाँ बरसात जो है अधिक होती है वहाँ पर सदाबहार वन हमारे पाए जाएंगे। ये देखिए साथियों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, हमारे उत्तर पूर्वी राज्य हैं, पश्चिमी घाट है, यहाँ पर हमारे बरसात अधिक होती है, इसलिए यहाँ एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और इस वनस्पति में कौन कौन से प्रमुख वृक्ष हैं? तो महोगनी, एबोनी और रोजवुड। तो याद रहे, महोगनी, एबोनी और रोजवुड जो हैं वो हमारे सदाबहार वनों में पाए जाने वाले वृक्ष हैं। इसके बाद में हम आते हैं साथियों उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। साथियों उष्णकटिबंधीय पतझड़ वनों को ही मानसूनी वन कहा जाता है। और ये जो मानसूनी वन होते हैं इसके अंदर वृक्ष जो होते हैं वो एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। हमारे यहाँ आपने देखा होगा साल के पेड़, सागौन के, पीपल, नीम, शीशम, ये सभी जो है मानसूनी वन के अंदर पाए जाने वाले वृक्ष हैं। ये देखिए साथियों उष्णकटिबंधीय जो पतझड़ वन है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये अपनी जो है पत्तियां जो है वो गिरा देते हैं, इन्हें मानसूनी वन कहा जाता है। इसके बाद में हम कटीली झाड़ियों पे आते हैं साथियों। कटीली झाड़ियाँ जो है वहाँ मिलेंगी जहाँ बरसात की मात्रा काफ़ी कम है, शुष्क भागों में जो है वो कटीली झाड़ियाँ आपकी मिलती हैं। इनकी पत्तियों में जो बड़े बड़े कांटे होते हैं उसका कारण है क्योंकि यहाँ पानी की कमी रहती है, इसलिए पत्तियाँ नहीं पाई जाती हैं, वहाँ कांटे पाए जाते हैं। और इसमें जो प्रमुख वृक्ष है वो आपके कैक्टस, खैर, बबूल और कीकर जो है वो आपके पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष हैं। ये देखिए ये आपकी कटीली झाड़ियाँ हैं। और पर्वतीय वनस्पति, पर्वतीय वनस्पति जैसा कि नाम से समझ पा रहे हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों में जो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं वो हमारी पर्वतीय वनस्पति होती हैं। और साथ ही ऊंचाई के बढ़ने पर तापमान में कमी आती है, ये हमें पता है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है वनस्पतियाँ भी जो हैं विभिन्न प्रकार की पाई जाती हैं। पर्वतीय क्षेत्र में जब हम इस धरातल से जब ऊपर तक जाते हैं तो ऊंचाई के अकॉर्डिंग जो है इन वनस्पतियों में भी परिवर्तन होता रहता है। ये शंकुधारी वृक्ष भी कहा जाते हैं। इनमें चीड़, पाइन और देवदार के जो वृक्ष हैं वो पर्वतीय वनस्पतियों में पाए जाते हैं। इसके बाद में आते हैं साथियों मैंग्रोव वन। साथियों मैंग्रोव वन जो है वो हमारे खारे पानी में भी रह सकते हैं, और ये मुख्यतः जो है पश्चिम बंगाल के सुंदरवन और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। आपको पता है पश्चिम बंगाल में जो सुंदरवन जो है उसका जो नाम पड़ा है वो भी इस प्रकार, क्योंकि यहाँ सुंदरी प्रकार के जो वन हैं वो पाए जाते हैं, इसीलिए जो है इसका नाम सुंदर वन पड़ा है। ये वृक्ष की प्रजाति है सुंदरी।
ये देखिए तो इसी प्रजाति के नाम पर इस क्षेत्र का नाम सुंदरबन पड़ा है। आगे हम पढ़ते हैं साथियों वनों की आवश्यकता। वनों की आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में मुझे नहीं लगता है कि कुछ ज़्यादा पढ़ाने की ज़रूरत है। वनों का जो महत्व है वो हम सब लोग डे टू डे देखते हैं और इसके बारे में आप सब लोग बेहतर तरीके से जानते हैं कि वन जो है हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं। आप इस डायग्राम में इनके सब उपयोगों को जो है मोटे तौर पे समझ सकते हैं कि देखिए पेड़ से हमें क्या क्या चीज़ें नहीं मिल रही। पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिल रही है, दवाइयाँ, आश्रय, चारा, ईंधन, खेल का सामान, फर्नीचर, ये हमारे मिट्टी को जो बांधने रखने में हेल्प करता है, इमारती लकड़ी मिलती है, वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास का स्थल है और यहाँ विभिन्न प्रकार की चीज़ें जो है पेड़ हमारे लिए उपलब्ध कराता है। तो वन जो है वन बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। वनों आजकल जो देखा जाता है कि पेड़ों की जो अंधाधुंध कटाइयाँ हो रही हैं, वनों का जो ह्रास हो रहा है वो हमारे प्राकृतिक पर्यावरण के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। इसके बारे में हम और विस्तार से आगे पढ़ेंगे। अब हम वन्य जीव प्राणी इसके बारे में देखते हैं साथियों। वाइल्ड लाइफ, वन्य प्राणी क्या होता है? हम मानव प्राणी, उसी प्रकार से जो वन में जो फॉरेस्ट में जो वन्य जीव पाए जाते हैं वो वन्य प्राणी होते हैं। आपके बहुत विभिन्न प्रकार की प्रजातियां, स्पीसीज हैं जो इसके अंदर पाई जाती है। ये आप इस फोटो के अंदर देखें, ये वन्य जीवन देखिए, वाइल्ड लाइफ, विभिन्न प्रकार के जो है जीव जंतु इसके अंदर जो है वन के अंदर पाए जाते हैं। साथियों बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, ये आपको पता है। और गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। गिर जो फॉरेस्ट है वहाँ पर एशियाई शेरों का निवास है। हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। जो आपके सिंगल हॉर्न जो राइनोज होते हैं वो आपके असम में पाए जाते हैं। एक सींग वाले गैंडे असम में पाए जाते हैं, कई एग्जामों में पूछ लिया जाता है। वहीं जो जंगली गधा है वो आपका कच्छ के रण में पाया जाता है। साथ ही जो मोर है वो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, इसके बारे में आप जानते हैं। साथ ही जो वन जो है उनके कटने से विभिन्न प्रकार की जो वन्य जीव की प्रजातियां हैं, वाइल्ड लाइफ स्पीसीज हैं, वो घट रही हैं हमारे लिए और कुछ तो जो है हमारी विलुप्त तक हो रही है साथियों। तो इसको बचाने के लिए जो है नेशनल पार्क, आपके जो पशु विहार हैं, जो आपके बायोस्फीयर रिजर्व, जो आपके जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, ये सरकार ने स्थापित किए हैं। और इसके साथ साथ ही विभिन्न प्रकार की योजनाएं जैसे कि बाघ परियोजना जो आपकी टाइगर के बचाने के लिए और हाथी के बचाने के संरक्षण के लिए हाथी परियोजना जो है, जैसी परियोजना को भी शुरू किया गया था। तो ये सब चीज़ें के बारे में हम और आगे विस्तार से पढ़ेंगे साथियों। और इसके साथ में जो अक्टूबर का पहले सप्ताह उसको हम वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं, ये हम देखते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है साथियों। इस चैप्टर के समाप्ति तक हम ये समझ पाए हैं कि इसके अंदर जो हमने मुख्य रूप से पढ़ा वो जलवायु को जो हमने पढ़ा, तो मौसम और जलवायु में क्या अंतर है। साथ में हमने भारत की जो मुख्य जो ऋतुएं हैं हमने इसके अंदर उनको पढ़ा है। इसके साथ साथ जो आगे हम फिर वनस्पति के बारे में हमने देखा, तो प्राकृतिक जो वनस्पतियाँ हैं वो किसे कहते हैं, हमने इसका स्टडी किया। प्राकृतिक वनस्पति को स्टडी करने के बाद में जो हमने विभिन्न प्रकार के जो हमारे यहाँ प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं हमने उनको देखा। और उसके बाद में जो वन्य जीव है हमने उसके बारे में अध्ययन किया कि यहाँ किस प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर साथियों समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपने नोट डाउन कर ली होगी। और आगे वाली जो क्लासेज हैं उसमें ये चैप्टर्स जो हैं और भी डिटेल में आएंगे, तब हम इनको जो है और बेहतर तरीके से आपको समझाएंगे। तो साथियों आप इसके साथ में इसके जो चैप्टर्स के जो क्वेश्चन हैं आप इनको लास्ट में ज़रूर लगाइए। आप इन सब चीज़ों को बारे में इस चैप्टर में समझ चुके हैं। जैसे सबको कौन सी पवन भारत में वर्षा लाती है ये आपको बता दिया है। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत के विभिन्न मौसमों के नाम, प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है, भारत में पाए जाने वाले वनस्पतियों के नाम, सदाबहार वन पतझड़ वन में क्या अंतर है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को सदाबहार वन क्यों कहते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो हमने आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ाई है। आप इसको अच्छे से जो है आपका अध्ययन करें और उम्मीद करते हैं कि आप जो है आपका भी क्लास 6 का जो टॉपिक है वो सब कवर आप कर चुके होंगे हमारे साथ साथ में। साथियों जब आज हमारा जो है ये हमारा क्लास 6 का अंतिम चैप्टर था और इसके बाद में हम जो है आपके लिए क्लास 7th के जो NCERT के चैप्टर्स हैं उनके वीडियोस आपको के लिए जल्दी से जल्दी लेकर आएंगे।
साथियों आप ऐसा ना सोचें कि अभी ये चीज़ें तो बहुत छोटी चीज़ें हैं, ये वो चीज़ें तो बहुत आसानी से, ये तो हमें पता है, इसके बारे में पढ़ने की क्या ज़रूरत है। हमें सीधा जो है एग्जामों में जो क्वेश्चन आते हैं हमें सीधा वही क्यों नहीं पढ़ लेना चाहिए। तो इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा साथियों, एनसीईआरटी की जो क्लासेस बनी हुई है बहुत ही साइंटिफिक तरीके से बनी हुई है। हर चीज़ को समझने का एक तरीका होता है। सबसे पहले आपको जो है क्लास 6 की आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, फिर 7th फिर 8th। आप जब इस हिसाब से पढ़ते जाएंगे तो आप चीज़ों के प्रति जो है अच्छी समझ विकसित कर पाएंगे। इसीलिए हम बार बार मैं आपसे यही चीज़ें कहते हैं, स्टेप बाय स्टेप पढ़िए, क्योंकि जब एक बार अगर आप सही तरीके से आप पढ़ लेंगे तो आपको वो चीज़ें जो है, ऐसा नहीं है कि आप बार बार में पढ़ रहे हैं और आपको कुछ याद ही नहीं हो रहा है। जब आप एक बार व्यवस्थित तरीके से पढ़ लेंगे तो ये चीज़ें आपके लॉन्ग टाइम तक आपके साथ रहेंगी। और आप कोई भी एग्ज़ाम के क्वेश्चन देख लीजिएगा साथियों, आप उन सभी एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस को आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो इसी के साथ हम आज का इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप जो है इनको जो देखेंगे और अपनी पढ़ाई को जो अच्छी तरीके से बनाए रखेंगे। साथियों यदि आपको हमारे ये चैप्टर के जो वीडियो जो हमने बनाए अच्छे लगते हैं तो आप इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार कि आप सब लोगों को जो जिस प्रकार से मोटिवेट करते रहते हैं, उसी के कारण जो है हम निरंतर नए नए वीडियोज़ बनाने के लिए प्रयास करते रहते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि हम आपके आशाओं के अनुरूप शीघ्र और वीडियोज़ जो है वो अपलोड करेंगे। साथियों आज का हम वीडियो हम समाप्त करते हैं। थैंक यू ऑल।